नमस्कार भाई लोग। ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स है जिनमें मास होता है। बड़ा ऑब्जेक्ट जिसमें मास ज्यादा होता है वो हमेशा अपने से छोटा यानी कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। सीधा सिंपल सा मतलब है कि ग्रेविटी हमेशा मास वाले ऑब्जेक्ट के साथ ही काम करती है। वही लाइट जिसमें फोटोन के पार्टिकल्स होते हैं उसमें कोई मास ही नहीं होता, इसलिए लाइट को पॉसिबली ग्रेविटी से प्रभावित ही नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन किंतु परंतु अगर ये सच है तो ये कैसे संभव है कि ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी काफी स्ट्रॉन्ग होती है वो लाइट को बाहर निकलने से रोक सकते हैं? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी वाला ऑब्जेक्ट लाइट को भी जिनमें मास ही नहीं होता उन्हें भी अपनी तरफ खींच सकते हैं? क्या ग्रेविटी का नियम गलत है या ब्लैक होल ग्रेविटी के नियम को फॉलो ही नहीं करता? आज की इस वीडियो में हम इसी सवालों के जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो भाई लोग, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हम जानते हैं वो न्यूटन चाचा के खुराफाती दिमाग की वजह से अस्तित्व में आया। अगर वो पेड़ के नीचे बैठे ही ना होते, अगर उनके सर पर सेब गिरा ही ना होता तो उनकी खोपड़ी भी ना हिलती और ये नियम भी शायद ना बना होता। पर ऐसा हुआ नहीं। उनके खुराफाती दिमाग को एक सेब ने हिला डाला। खोपड़ी हिलते ही न्यूटन चाचा ने सोचा आखिर सेब नीचे ही क्यों गिरा। बहुत सोचने के बाद दिमाग की बत्ती जली और सोचा कि कुछ तो ऐसा फोर्स होगा जरूर जिसने इसे नीचे खींचा। उसी अदृश्य फोर्स को आज हम ग्रेविटी के नाम से जानते हैं। हालांकि न्यूटन का मानना था कि ग्रेविटी एक खींचने वाला फोर्स है जो तब काम करता है जब इसमें शामिल दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में मास होता है। लेकिन फिर आए आइंस्टीन चाचा जिन्होंने इस सिद्धांत को यह सुझाव देकर बदल दिया कि यह फैब्रिक ऑफ यूनिवर्स के साइज की वजह से होता है। असल में आइंस्टीन चाचा के हिसाब से ग्रेविटी कोई खींचने वाला फोर्स नहीं है जो किसी कम मास वाले ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेता है, बल्कि कोई भी ऑब्जेक्ट चाहे वो छोटा हो या बड़ा वो अपने आसपास एक अदृश्य गड्ढा बना देता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज्यादा होगा गड्ढा उतना ही बड़ा होगा और छोटा ऑब्जेक्ट गड्ढे की वजह से बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ गिरता चला जाएगा, जिससे ऐसा फील होता है कि ग्रेविटी खींच रही है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करें कि आप रबर की शीट पर एक भारी गेंद को रखते हैं तो रबर की शीट खिंच जाती है और उसके आसपास एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है। अगर आप उसी शीट पर किसी छोटी गेंद को रखते हैं तो वो गड्ढे की वजह से बड़ी गेंद की तरफ गिर जाता है। लेकिन स्पेस में चूंकि ये गड्ढा इनविजिबल होता है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि बड़ा ऑब्जेक्ट छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। अब आपके खुराफाती दिमाग में ये सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि सूरज जो हमारे सौर मंडल का सबसे भारी ऑब्जेक्ट है तो जाहिर है उसके आसपास गड्ढा भी काफी बड़ा होगा, तो उसके आसपास के सभी ऑब्जेक्ट उसके तरफ गिरते क्यों नहीं? वैसे ये सवाल किसी के भी खोपड़ी में आना लाजमी है और इसका सिंपल सा जवाब है एस्केप वेलोसिटी। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि सभी ऑब्जेक्ट सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और ज्यादातर ऑब्जेक्ट ना ही उसकी तरफ गिरते हैं और ना ही उससे दूर जाते हैं, क्योंकि सूर्य जैसे ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी दूसरे छोटे ऑब्जेक्ट को बचने के लिए ऑन एवरेज मात्र 20 से 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यात्रा करने की आवश्यकता होती है। हाँ, अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए ये स्पीड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। अगर हम हमारे पृथ्वी की ही बात करें तो हमारी धरती लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो भाई लोग, अगर पृथ्वी इस स्पीड को अचीव नहीं कर पाती तो ये धीरे धीरे गड्ढे में उतरने लगती और सूरज की तरफ गिर जाती। जैसे कि जब रबर की शीट पर जब भारी गेंद रखते हैं तो एक गड्ढा क्रिएट हो जाता है और उसके चारों तरफ जब छोटी बॉल को घुमाते हैं तो जैसे जैसे उसकी स्पीड धीमी होती जाती है तो वो छोटी बॉल बड़ी बॉल की तरफ गिरने लगती है। ठीक इसी तरह पृथ्वी या बाकी के ग्रह के साथ भी ऐसा ही होगा अगर उनकी स्पीड तय स्पीड से धीमी हो जाती। अब हमारा मेन सवाल ये है कि लाइट इससे कैसे प्रभावित हो सकती है? उसमें तो कोई मास ही नहीं होता। तो भाई लोग, ये कर्व, ये गड्ढा सिर्फ मास वाले ऑब्जेक्ट को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि मासलेस लाइट खुद भी इससे प्रभावित होती है। पर इसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ये छोटे मोटे स्पेस टाइम में बने गड्ढे इसको कुछ खास प्रभावित नहीं कर पाते। लेकिन वही ब्लैक होल जहां पर मौजूद होते हैं वहां पर स्पेस टाइम में इतना बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाता है, इतना बड़ा कि कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अगर लाइट इस रीजन से होकर गुजरती है तो ये इस ढलान पर उतर तो जाती है लेकिन फिर दोबारा चढ़ाई करने में असमर्थ हो जाती है। यहाँ पर ब्लैक होल की ग्रेविटी, जैसा कि बताया जाता है, वो लाइट को अपनी तरफ नहीं खींचता बल्कि उसके द्वारा स्पेस टाइम में बनाया गया गड्ढा उसे उसकी तरफ गिरने पर मजबूर कर देता है। एक तरह से देखा जाए तो ऐसा अनंत गहराई वाला कुआं जिसमें गिरने के बाद कोई भी चीज बाहर वापस नहीं आ सकती, वापस चढ़ाई नहीं कर सकती। ब्रह्मांड की सबसे तेज गति से चलने वाली चीज लाइट भी नहीं। हाँ, मगर एक चीज जरूर बताई जाती है
कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड लाइट की स्पीड से भी तेज हो तब शायद वो ब्लैक होल के द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम के कर्व को पार कर सकती है। हालांकि ये बस एक संभावना है, सच क्या है अभी तक कोई भी नहीं जानता। लेकिन आपकी खोपड़ी में ये बात तो जरूर घुस गई होगी कि ग्रेविटी तो सिर्फ बदनाम है, असल में वजह तो कुछ और ही है। असल में ग्रेविटी स्पेस टाइम का वो अदृश्य गड्ढा है जो बड़े ऑब्जेक्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है और छोटा ऑब्जेक्ट उस गड्ढे में जाने के बाद उस बड़े ऑब्जेक्ट की तरफ गिरने लगता है जब तक कि वो पर्याप्त गति न प्राप्त कर ले कि वो उस गड्ढे से बाहर निकल सके। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो भाई लोग आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।